Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the topic motion of charged particle in electric and magnetic field. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question. A charged particle moving in a magnetic field experiences a resultant force. Okay, there is one charged particle, okay, which is moving in a magnetic field. अब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उसके ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एग्जर्ट होता है. ओके, तो वो फोर्स कैसा होगा? द रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट फील्ड. थर्ड ऑप्शन इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड एंड इट्स वेलोसिटी. एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. नाउ कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो सबसे पहले लेट अस इमेजिन दैट Q इज अ अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट चार्ज पार्टिकल. B is a magnetic field intensity and V is a velocity of that charged particle. Okay, Q is a charge on that charged particle, B is the intensity of magnetic field and V is a velocity. अब इनमें से B and V, these are the vector quantities. Okay, अब जो भी फोर्स एक्ट होता है that force is equals to Q इंटू, जैसे थ्योरी में हमने देखा था, Q इंटू V क्रॉस B. ये फार्मूला आपको याद होगा. सो फोर्स exerted by magnetic field on a moving charge particle is equals to charge into V cross B, where V is a velocity, B is a intensity of magnetic field. अब यहाँ पे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है विच इज इक्वल्स टू F. इसके पहले हमने वेक्टर्स में देखा था वेक्टर C इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A क्रॉस B. अब इसका इंटरप्रिटेशन हमने कैसे किया था उस वक्त? दिस C is perpendicular, it should be perpendicular to A, it should be perpendicular to B. जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स है उस प्लेन को ये रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए. ये क्रॉस प्रोडक्ट का नियम है. ओके, तो उसी तरह यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो these are the two vectors is in a क्रॉस प्रोडक्ट. दो वेक्टर्स यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा, दिस रिजल्टेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू V, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू B. ये दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए. ओके, तो इसके हिसाब से अब ये परपेंडिकुलर एग्जैक्टली कौन सा डायरेक्शन होगा? दिस कैन बी गिवन बाय दिस वन, राइट हैंड स्क्रू रूल. अगर ये कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है द प्रोडक्शन ऑफ V एंड B, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट मूविंग चार्ज पार्टिकल. इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है और इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखा है इस डायरेक्शन में. ओके, अब जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स है उनको वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कैसे वो देखिएगा. यहाँ पे V क्रॉस B है, V क्रॉस B, so V क्रॉस प्रोडक्ट विद द B, so this is in this direction V क्रॉस B. ओके, तो अगर ऐसा है तो दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल फिंगर. ओके, ये इस सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो उस वक्त दिस थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. तो F का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? द डायरेक्शन ऑफ F शुड बी परपेंडिकुलर एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन टू दिस प्लेन. ओके, अगर यहाँ पे V इस साइड होता और B इस साइड होता, मान के चलिए V B, वेलोसिटी इट इज इन दिस डायरेक्शन, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए. ओके, उस सिचुएशन में क्योंकि V क्रॉस B कर रहे हैं हम, V पहले आ रहा है उसके बाद B, सो दिस इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो
इसको अगर हम रिवर्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे देखिए जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड उसकी वेलोसिटी को। द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ the direction of the initial velocity of the charged particle is perpendicular to the magnetic field, then the orbit will be. So इतना आपको याद रखना है कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर होता है टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस वक्त उसका जो भी पाथ होगा दैट शुड बी अ सर्कल। ओके, तो सर्कुलर पाथ रहेगा। ये हमने थ्योरी में देखा था कि एग्जैक्टली सर्कल क्यों बनता है। ओके, तो यहां पे इसका आंसर है सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज नाइदर अलोंग नॉर परपेंडिकुलर, ओके, ये अलोंग भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन द ऑर्बिट विल बी। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब डायरेक्शन जो भी होता है इनिशियल वेलोसिटी का, ये अगर पैरेलल है ओके टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वक्त उस चार्ज पार्टिकल के मोशन के ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, मैं रिपीट करता हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये दोनों अगर पैरेलल है, ओके, ये दोनों अगर एक में को पैरेलल है, तो उस वक्त इन दोनों में का एंगल जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, या एंटी पैरेलल अगर होता है तो 180 डिग्री। तो उस वक्त जो भी फोर्स एक्ट होता है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B है। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट है तो magnitude of first vector into magnitude of second vector into the sine of the angle between these two। अब sin of 0 कितना होता है, 0 होता है, यानी फोर्स कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। जब इन दोनों वेक्टर्स में एंगल अगर 0 है तो उस वक्त फोर्स की वैल्यू 0। अगर इन दोनों में का एंगल की वैल्यू अगर 180 डिग्री है, यानी दोनों एंटी पैरेलल है, लाइक दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ V, तो उस वक्त B यहाँ पे साइन ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू द साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। दिस एन कैप इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। ओके, तो साइन ऑफ 180 उस केस में भी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब वो अलोंग रहेंगे यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल, उस वक्त फोर्स नहीं एक्ट होगा। और जब वो परपेंडिकुलर होता है तो हमने देखा है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए ध्यान से, इफ द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज नाइदर अलोंग नॉर परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन द ऑर्बिट विल बी। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी ऑर्बिट होगा इट शुड बी लाइक दिस वन। ओके, सर्कल है लेकिन आगे आगे बढ़ रहा है वो, तो दिस इज नथिंग बट द हेलिक्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटॉन मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी passes through a region of space without any change in its velocity. Okay, if E and B represents the electric and magnetic field respectively, then this region of space may have, okay, very good question। तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रोटॉन है, नो डाउट प्रोटॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, ओके, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी passing through the region of space without any change in its velocity, यानी उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब ये कब पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में से जाता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में से जाता है तो उस वक्त फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल्स टू Q इंटू E होता है, where E is a magnitude of electric field
Q इज अ चार्ज ऑन दैट पार्टिकल। जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन की बात हो रही है तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा। ओके, दिस इज नथिंग बट द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहा है विद अ वेलोसिटी v in a magnetic field B, then the force due to the magnetic field is equals to Q into V cross B, Q into V cross B। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से मूव कर रहा है तो उस वक्त ये फोर्स एक्ट होता है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है देखिए, यहाँ पे एक स्पेस ऐसा है, ये स्पेस ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। लेकिन जो आने वाला पार्टिकल है वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, यानी उसकी वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये कब पॉसिबल होता है, ये तभी पॉसिबल होगा, फर्स्ट ऑप्शन, इफ E इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो फोर्स कुछ एक्ट नहीं होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो भी फोर्स कुछ एक्ट नहीं होगा। अगर फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है उस रीजन में तो डेफिनेटली वो पार्टिकल एज इट इज चला जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। सेकेंड ऑप्शन सोचते हैं, इफ E इज इक्वल टू 0 एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है। ओके, अब हमने देखा है कि मान के चलिए कि ये जो भी स्पेस है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस वन इज द साउथ डायरेक्शन, सॉरी दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस वन इज द साउथ पोल। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी है, मान के चलिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस केस में नॉर्थ टू साउथ है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और इसी डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, ये प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो मुझे बताइए कि उस पार्टिकल के ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इफेक्ट होगा? आंसर इज दैट नो, क्योंकि B एंड V इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो 0, अगर एंटी पैरेलल है दोनों तो ये 180, लेकिन उस केस में फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि एक प्रोटॉन यहाँ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, फिर भी उसके मोशन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ओके, थर्ड वन, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 बट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस के बेसिस पे अगर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उस रीजन में, उस स्पेस में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ है, बहुत कम क्यों ना हो, तो उसकी वजह से वहाँ पे उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट होगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन उसका हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका स्पीड चेंज होगा, यानी वेलोसिटी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, तो दिस इज नॉट आवर करेक्ट आंसर। लास्ट वन देखते हैं, E इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए, उस स्पेस में न तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, न तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है। अब एक केस ऐसा हो सकता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर पार्टिकल, ओके, जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उस मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू F ऑफ E, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, हमने अरेंजमेंट ऐसा किया है वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी फोर्स एक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस के बारे में बात नहीं हुई, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है क्या, उतना ही कहा गया। ओके, तो
उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, वो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्ट हो रहा है तो एक फोर्स उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, दूसरा फोर्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है। तो ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, अगर मैग्नीट्यूड इनका सेम है, क्या होगा? पार्टिकल डेफिनेटली विदाउट डेविएशन चला जाएगा, पार्टिकल विदाउट डेविएशन चला जाएगा, ये है पॉसिबल। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ओके, क्योंकि यहाँ पे टोटली उन्होंने डायरेक्शंस की बात नहीं किया, सिर्फ एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो। अ प्रोटॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पासिंग थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस without any change in its velocity. If E and B represent the electric and magnetic field respectively, then this region of space may have these three possibilities: first, second, third. इन तीनों possibilities में हो सकता है कि पार्टिकल विदाउट डेविएशन चला जाए। ओके, सो दिस थ्री आर द करेक्ट आंसर। ये एडवांस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of curvature of the path of the charged particle in a uniform magnetic field is directly proportional to, first option is the charge on the particle, second is the momentum of the particle, third option is the energy of the particle, and fourth one is the intensity of the field. वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ओके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपको ध्यान देना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस इमेजिन दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज अ बी, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज इक्वल्स टू आर, एंड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है क्यू, एंड उसका पार्टिकल का मास है एम। लेट अस इमेजिन दैट, एंड अगेन लेट अस कंसिडर दैट इट्स मोमेंटम इज अ पी। ओके, सो जब भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, उस फोर्स की वजह से वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होना चाहिए, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? सो मैग्नेटिक फोर्स दैट इज अ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इक्वल्स टू force on that charged particle due to the magnetic field is equals to Q into V cross B, Q into V cross B। अब यहाँ पे इस केस में बात हो रही है सर्कल की, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो सर्कल अगर है तो डेफिनेटली ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये फोर्स की वैल्यू कितना होना चाहिए? इट इज इक्वल्स टू Q V B। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की वैल्यू इतना होना चाहिए, क्योंकि V एंड B these are the perpendicular to each other। ओके, सो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रहा है Q V B इतना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना एक्ट होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल्स टू, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, सो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इट शुड बी इक्वल्स टू एफ सफिक्स सी, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो अब यहाँ पे से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो देयरफॉर हियर वी कैन राइट Q V B इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। ओके, सो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक v कैंसिल होगा, सो Q B इज इक्वल्स टू mv अपॉन r। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? p अपॉन r। ओके, व्हाट इज p? इट्स अ मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू m इंटू v। अब इस इक्वेशन को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? देखिए, r को इस साइड लेके जाता हूँ, q एंड b को मैं इस साइड लाता हूँ, सो दिस रिप्रेजेंट r इज इक्वल्स टू P upon Q B। okay, so Q into B, R is equals to P upon Q B। ये होगा एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले देखिए, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट
या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट, इट इज इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन क्यू इंटू बी। ओके, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही तो बी की वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, अब ये जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे इनवर्सली दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है द मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यस, द मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आर इज प्रोपोर्शनल टू पी। द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, क्योंकि फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहे हैं और एनर्जी भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Next question. A proton mass m and charge e and alpha particle having mass 4m and charge twice e are projected with the same kinetic energy at right angles to the uniform magnetic field. Okay, which one of the following statement will be true? First option is the alpha particle will be bent in a circular path with a small radius that of the proton. Okay, second option is the radius of the circular path of the alpha particle will be greater than that of the proton. Third option है alpha particle and the proton will be bent in a circular path with same radius. Okay, the last option है the alpha particle and the proton will go through the field in straight line. Okay, so definitely चार्ज पार्टिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी मोशन करेंगे तो वो 100% सर्कुलर पाथ होगा, उनका सर्कुलर पाथ ट्रेस होगा, इतना तो पक्का है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो भी रेडियस होता है, ओके, दैट रेडियस इट इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इंटू बी, ये हमने देखा था, वेर पी इज अ मोमेंटम, क्यू इज अ चार्ज ऑन दैट पार्टिकल एंड बी इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मोमेंटम के जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इंटू ई, वेर ई इज अ काइनेटिक एनर्जी, एम इज अ मास। ओके, सो पी दैट इज अ मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई, ये इक्वेशन हमें पता है, देयरफॉर पी को हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई अपॉन, अब यहाँ पे जो भी है नीचे वो एज इट इज लिखेंगे क्यू इंटू बी। ओके, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई अपॉन क्यू बी। अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों चार्ज पार्टिकल का। तो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस आर इज इक्वल्स टू, सॉरी, आर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम अपॉन क्यू, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम अपॉन क्यू, क्योंकि ई कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, तो आर जो प्रोपोर्शनल होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम अपॉन क्यू। अब इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आर पहले प्रोटॉन, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ प्रोटॉन या रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू दिस वन, अंडर रूट ऑफ एम सफिक्स पी अपॉन अंडर रूट ऑफ एम सफिक्स अल्फा पार्टिकल into q of alpha particle upon q of proton. ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, m है, सो यहाँ पे मैं एक ही अंडर रूट ले लेता हूँ, दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, m अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, 4 टाइम्स है, सो 4 टाइम्स 4m इंटू अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, ट्वाइस इंटू q, और प्रोटॉन का चार्ज कितना है, q।
ओके जब इसको सॉल्व करेंगे क्यू क्यू गेट कैंसिल, एम एम गेट कैंसिल, 1/4 स्क्वायर रूट है तो 1/2 आएगा और 2/2 दिस इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए हम किसका रेशियो फाइंड आउट कर रहे थे, रेशियो ऑफ प्रोटॉन सॉरी रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, दोनों का रेडियस का रेशियो एक आ रहा है। इसका मतलब है दोनों का बेंडिंग सेम हो रहा है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ऑप्शन सी कैसा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल moves with velocity v in a uniform magnetic field B. Okay, there is one charge particle which is moving with with velocity v in a uniform magnetic field. The magnetic force experienced by the particle is. तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सप्रेस वो कर रहा है तो वो कैसा होगा। इट इज ऑलवेज जीरो। क्या वो हमेशा जीरो होता है? नहीं। उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, एफ सफिक्स बी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। शायद इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ओके सो यहाँ पे देखिए क्या फोर्स हमेशा जीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? नहीं। तो ये ऑप्शन जीरो नहीं हो सकता। क्या नेवर जीरो हो सकता है? नहीं, किसी कंडीशन पे वो जीरो हो सकता है। अब कौन सी कंडीशन है वो? जब जीरो होगा इफ बी एंड वी आर परपेंडिकुलर। नहीं, जब वी एंड बी परपेंडिकुलर होते हैं उस वक्त साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 होता है, उस वक्त फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। जीरो इफ बी एंड वी आर पैरेलल। यस, ये आंसर करेक्ट है क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्यू वी बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अब ये पैरेलल अगर है तो थीटा की वैल्यू इसमें होना चाहिए 0 डिग्री। ओके, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू होगा यहाँ पे 0। तो ये आंसर करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a strong magnetic field is applied on a stationary electron. ओके सो यहाँ पे देखिए एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, दिस इज द अनदर मैग्नेट साउथ पोल। ओके सो यहाँ पे हमने एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन को रख दिया क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इज अ वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर या सॉरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है आपको पता है, इट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर हमने यहाँ पे रख दिया इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड इस डायरेक्शन में आना चाहिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सेकंड ऑप्शन इज द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इन एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड एंड इस डायरेक्शन में जाना चाहिए टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। थर्ड ऑप्शन इज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेशनरी और द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट स्पिनिंग। क्या होना चाहिए? वही कि वही स्पिन होगा सिर्फ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट होता है और वो फोर्स कितना होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी। ओके, अब इस फॉर्मूले में आप देखिए कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है, वो स्टेशनरी है। अगर स्टेशनरी तो v की वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। जैसे ही हम इस फॉर्मूले में v की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होगा। यानी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहेगा जैसे पहले था। चाहे आप कितना भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई वहाँ पे कीजिए, उसका इफेक्ट उस स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Lorentz force can be calculated using the formula. Lorentz force is that force which is due to the electric and magnetic field. दोनों की वजह से जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. That resultant force due to the electric as well as magnetic is called as a Lorentz force. Okay, so जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी फोर्स एक्ट होता है, okay sorry, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दिस इज इक्वल टू Q into V cross B. Q into V cross B. Okay, और जो भी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है ऑन अ चार्ज पार्टिकल इट इज इक्वल टू Q into E. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों फोर्सेस हैं, तो रिजल्टेंट जो भी फोर्स होगा दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द लॉरेंज फोर्स. दैट फोर्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज इक्वल्स टू F of E, इट इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. इन दोनों का वेक्टर सम होगा. ओके, तो अगर हम दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहाँ पे Q of E होगा प्लस यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है इनटू Q V क्रॉस B. ओके, तो इसमें से हम Q को कांस्टेंट निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में होगा ये E प्लस V क्रॉस B. ब्रैकेट कंप्लीट. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? दिस इज नथिंग बट द लॉरेंज फोर्स. इट इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द फोर्सेस. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, इसमें डॉट प्रोडक्ट आ रहा है और इसमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.